नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं धनंजय कुमार सिन्हा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो पहले जिस रूप में भी थी, इन्होंने संकल्प लिया है कि उसे फिर से खड़ा करेंगे और पूरे उत्साह के साथ सारे 243 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ा कराने का इनका जज्बा है और चुनाव सामने है। एक चीज हम में और इनमें कॉमन है, हम दोनों बिहार से बेहद प्यार करते हैं और इनका भी उद्देश्य एक ही है कि बिहार ऊपर आए, बिहार के लोग, खासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, वो ऊपर आ सकें, उन्हें बाहर न जाना पड़े मजदूरी करने के लिए। जो एक चालू शब्द है यहाँ पर, पलायन पलायन, पलायन न करना पड़े। पलायन शब्द से ही हम समझा दे सकते हैं इस चीज को। बाकी अपना परिचय धनंजय जी खुद देंगे। धनंजय जी। धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने अवसर दिया अपनी बातों को बिहार के लोगों के बीच रखने का। अभी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने जो निर्णय लिया है, इसके जो केंद्रीय नेतागण हैं और राज्य के जो हमारे सभी सदस्यगण हैं, मिलकर निर्णय लिया है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इस निर्णय लेने का मुख्य कारण यह है कि बिहार में सोशलिस्ट धारा से निकली हुई जितनी भी पार्टियां थी, जिसमें जदयू, आरजेडी, लोजपा एवं अन्य भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां यहां पर सक्रिय थीं, जो सभी के सभी या तो कुछ एनडीए गठबंधन में चली गई, उनका हिस्सा बन गई, और या कुछ इंडिया गठबंधन में चली गई, उनका हिस्सा बन गई। अब समाजवाद का नाम लेने वाला, समाजवाद के विचार को बढ़ाने के नाम पर कुछ काम करने वाला बिहार में कोई भी नहीं बचा। और निश्चित तौर पर यह हमारा भी दोष है कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कई वर्षों से, क्या कई दशकों से कहिए, यहां सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं है। हमें और हमारे नेताओं को अपनी इन गलतियों का एहसास हुआ और हम लोगों ने इसे बिहार में और फिर पूरे देश में ही इसको ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करने का निर्णय लिया। और यह भाव खास करके तब आया जब केंद्र सरकार और जो भाजपा है, उनके लोग, आरएसएस के लोग, संविधान से समाजवाद शब्द को हटाने की एक मुहिम चलाने लगे, एक वातावरण बनाने लगे देश में। तो हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि हमारी असक्रियता की वजह से यह समय आ गया है कि अब वे संविधान से ही यह शब्द हटा देना चाहते हैं। धनंजय जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। संविधान से यह शब्द हटाने का मुहिम नहीं चल रहा है। संविधान में यह शब्द था ही नहीं। इमरजेंसी में, अंधेरे में, रात के 12 बजे अगर कोई चीज डाल दी जाती है तो उसको निकालने का मुहिम कुछ लोग चला रहे हैं। आप अगर जोरदार आवाज से कहना चाहेंगे कि यह संविधान में था और हटाने की योजना बन रही है, षड्यंत्र बन रहा है, मैं एंकर के तौर पर इस बात को जाने नहीं दूंगा, इससे सड़ होगा। देखिए सिन्हा साहब, संविधान में कई बार संशोधन, यह सोशलिज्म नहीं था और मुझे संविधान मैंने पढ़ा हुआ है, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। ये नहीं था जो अम्बेडकर ने लिखा था, जो अम्बेडकर के साथियों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन लोगों ने जो लिखा था, उसमें सोशलिज्म नहीं था। और छेड़छाड़ संविधान में परिवर्तन हो सकता है, प्रियम्बल में कुछ हुआ तो छेड़छाड़ होगा। और मुझे तो बल्कि आश्चर्य है कि अभी तक सरकार ने इसको हटाया क्यों नहीं है। देखिए, आप जितनी जोर से बोल रहे हैं उतनी ही जोर से मैं भी बोलना चाह रहा हूं कि ये चीज सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दोनों वर्ड जो डाले गए हैं, ये गलत डाले गए हैं। पहले तो इसको अविलंब हटाया जाए। देखिए सिन्हा साहब, आप बात को समझिए। आपकी इस बात से मैं रजामंद हूं कि सेकुलर और रजामंदी से नहीं होगा, ये फैक्ट है। नहीं, ठीक, ये जो गलत थी इमरजेंसी के दौरान प्रियम्बल में डाला गया, सरासर गलत है। न्यायपालिका पता नहीं क्या कर रही है, उसको तो अब तक हटा देना चाहिए था। इट शुड हैव बीन एक्सपंज्ड। ठीक है, सहमत की बात नहीं, ये फैक्ट ही है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब आप ये बताइए। आपको धन्यवाद, आप नहीं, यह हकीकत है।
तो आपने कहा यह हकीकत है। कि हटाने का षड्यंत्र हो रहा है। नहीं, हटाने का षड्यंत्र नहीं, जो षड्यंत्र हुआ है उसे ठीक करने के लिए काम हो रहा है। आप बात हम चाहे तो इस सब्जेक्ट से हट अलग नहीं, आप बात हमारे पास पूरी 30 सुन लीजिए। मिनट का समय आप है, कोई बात नहीं, आप बात तो सुन लीजिए। हम इस विषय से हटे नहीं, जरा सा, या इस वरना विषय हम अगले 12 घंटे तक आपसे इस पर बहस कर सकते कोई हैं। बात नहीं, तो हमारा हम 24 घंटे तैयार हैं। लेकिन हम आधे घंटे के नहीं, लिए, और हमें सिन्हा साहब आप हमें 2 और मिनट मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने इस विषय पे 2 मिनट भी नहीं सुना है। चलिए, आपने मुझसे ज्यादा इस विषय पे कहा है, लेकिन आपने सुना नहीं है। हाँ, क्योंकि तो मैं सपोर्ट नहीं कर, अपने साइलेंस से नहीं, आपकी बात को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात तो जनता के सामने रखने का मौका दीजिए। जनता के भी तो समझ, देखिए, जनता समझदार है, ये मैं आपको बता दूं, जनता समझदार है। आप अपनी जोरदार आवाज से उसे गुमराह नहीं कर सकते हैं। जनता को पता है कि ये 2 शब्द डाले गए हैं और इन 2 शब्दों को अविलंब हटना चाहिए। अगर अभी की सरकार नहीं हटा रही है तो मैं कहूंगा कि वो स्लो है। तो सिन्हा साहब, हम इस पर मेरा पक्ष सुन लीजिए। बोलिए। कि यह सही है कि बाद के समय में संविधान में ये 2 शब्द जोड़े गए। अब एक की बात समाजवाद के बारे में मैं बोल रहा था, अब तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी दोनों पर बोलता हूं। दोनों साथ हैं। दोनों शब्द बाद में जोड़े गए, यह सच है और फैक्ट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन संविधान में जब ये जोड़े गए जो 2 शब्द, क्या यह शब्द आतंकवादी शब्द हैं? क्या समाजवाद शब्द एक आतंकवादी, समाजवाद की जो भी व्याख्या है? हमसे सवाल पूछ रहे हैं हम, आपने 2 मिनट बोलने की बात की थी और तो मैं आपको ये बताना कि मैं एंकर हूं, सवाल मैं पूछूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह समाजवाद शब्द और यह धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों ही एक अच्छे शब्द है। और ये जो प्रक्रिया है जोड़ने की, भारत का संविधान एक बार बना, अब क्या उसमें आवश्यक पड़ने पर अच्छी बातों को जोड़ना क्या बुरा है? और एक बार संशोधन नहीं हुए, बहुत बार संशोधन हुए, अच्छी बातों को जोड़ना बुरा नहीं है। और फिर अच्छी बातों को जोड़ के हटाने पे मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रियम्बल में नहीं, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए बात, अच्छी बातों को जोड़ने के बाद आपको क्या बुरा है कि समाजवाद में आप बता दीजिए, समाजवाद के कारण आतंकवाद पैदा होता है, समाजवाद की जो धाराएं चली उसके कारण देश अस्त व्यस्त हो गया, समाजवाद ने लोगों को आपस में मिलकर समान रूप से, आम जनता में जेपी ने, लोहिया ने, कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व तो हमारे बिहार के हुए, सोशलिस्ट पार्टी के, समाजवाद की धारा को फैलाने वाले लोग। 2 मिनट आप में मांगा था। हाँ, आप सुन लीजिए मेरी बात कि आप बता दीजिए कि उन लोगों ने अच्छी बातें समाज को सिखाई कि नहीं समाजवाद की व्याख्या में। और जब अच्छी बातें हैं आप उसको घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और जब जोड़ा गया, कई चीजें जोड़ी गई, क्या सभी चीजों को निकाल दें एक के बाद एक? प्रियम्बल में नहीं जोड़ा गया, तो प्रियम्बल में आप बुरी बात, आप बताइए ना कि बुरी बात क्या है? प्रियम्बल में नहीं जोड़ा। अगर ऐसा है, हिंदू राष्ट्र जोड़िए प्रियम्बल में, आपको अच्छा लगेगा? हम हिंदू राष्ट्र की, अगर अच्छा होता तो अब तक जुड़ चुका होता। तो अगर अच्छा होता तो देशवासी जोड़े होते ना। अगर अच्छा होता तो 1947 में ही उसके लिखने का इंतजाम हो गया होता। अच्छा नहीं था, पूरी ठाकुर अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं जुड़ा, जो भी है। और समाजवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं जुड़ा था उस समय। हाँ, तो अब जब जुड़ा ना, अच्छा लगा लोगों को। समाजवाद जुड़ा है, गलत हुआ है, और नहीं जुड़ा है, घुसाया गया है। जो भी इमरजेंसी में सिन्हा साहब, आप इमरजेंसी को जो लोग भी हम इमरजेंसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम समाजवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। करना है तो कहीं और कीजिए। अगर आप 243 सीट पर जीतिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। अगर क्यों नया बनाएंगे? हमारा बहुत अच्छा है संविधान, वो नहीं घुसाया जा सकता। आज इसी संविधान के बदौलत तो देश की जनता के हाथों में जो ताकत आई है। हमारा जो आज का विषय है वो है बिहार। हाँ, खास करके अगले इलेक्शन के मामले में। आपने 2 मिनट कहा था, अब 2 मिनट से ज्यादा। हाँ, ठीक है, चलिए आप अगले विषय, अगले सब्जेक्ट पर। हाँ, बिल्कुल। जो आपका अपना रूप था आप दिखा चुके हैं, और जो ड्यूटी बनती है एंकर की वो मैं दिखा चुका। ठीक, तो हम दोनों अब इस पर सहमत हो, आगे बढ़े जी। किताबों में, जनरल नॉलेज की किताब में, बच्चों के पाठ्यक्रम में कई जगह लिखा हो कि बिहार कई मामलों में सबसे पिछड़ा राज्य है। आप सहमत हैं? हाँ, सहमत है। झारखंड जब साथ था तो हम सबसे पिछड़े से, अभी हम 2 नंबर पे, झारखंड हमसे थोड़ा और पिछड़ा। कि बिहार सबसे पिछड़ा है, और हम इस बहस में न पड़े कि नंबर 1 है कि नंबर 2 है। सही बात, पिछड़ा तो है ही। पिछड़ा है उतना काफी है। पिछड़ा है तो कोई वजह भी होगी।
शिक्षा सबसे मूल वजह। अगर शिक्षित हो जाए तो इनकम बढ़ जाएगा बिहार का। निश्चित तौर पर अगर व्यक्ति संतुलित रूप से शिक्षित हो। मैं कहूं कि ज्यादातर अनएम्प्लॉयड जो है शिक्षित बेरोजगार ज्यादा है, अशिक्षित बेरोजगार कम है। शिक्षा से ये भी आपकी बात कई मामले में अगर हम जो है वो जिंदा रहने के लिए काम करने को उसके पास भगवान ने हाथ दिया है, वो अपना पेट भर लेगा, वो जानता है। लेकिन जो एक बार पीएचडी करके बैठ गया वो तो कहता है बस मुझे सरकार की नौकरी दो वरना मैं तो यहीं बैठा रहूंगा तकिया लगा के। पिछड़ेपन में बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और बेरोजगारी के दो पक्ष हैं जी। बेरोजगारी के दो पक्ष हैं। आपने कुछ हल्की चर्चा भी कर दी है। पहला पक्ष यह है कि अगर हमारे लोग स्किल्ड नहीं हैं तो आर्थिक उपार्जन कम कर पाते हैं। कम शिक्षित और कम स्किल्ड अगर हैं तो वो कम आर्थिक उपार्जन कर पाते हैं, तो उसके लिए शिक्षित और स्किल्ड होना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक वातावरण हमारा एक ऐसा है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार काम करने में, या अगर योग्यता से थोड़ा कभी जरूरत के अनुसार थोड़ा नीचे काम करना पड़ा तो हमें एक शर्म का माहौल क्रिएट महसूस होता है और लगता है सामने वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव क्या सोचेंगे, यह जो लोग क्या सोचेंगे की भावना है, इसको आंध्र में लोग कहेंगे। यह एक जो वातावरण किसी तरह बन गया है जिससे हमारे बच्चे प्रभावित हो जा रहे हैं। यह एक समस्या सबसे बड़ी है अनएम्प्लॉयमेंट और पलायन में भी। तो हमें पलायन को दूर करना है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को बिहार से दूर करना है तो हमें दो मुहिम चलानी पड़ेगी। हमें उद्योग यहां लगाने पड़ेंगे, हमें छोटे उद्योग भी लगाने पड़ेंगे, लोगों को पूंजी देनी पड़ेगी, ये तो सब ठीक, लेकिन साथ साथ हमें श्रम के प्रति सम्मान। कोई भी कार्य करके कोई अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, किसी का पॉकेटमारी नहीं कर रहा है, किसी का चोरी नहीं कर रहा है, तो वह आदमी को स्वाभिमान के साथ वह काम करना चाहिए। ऐसे भाव, उसमें स्वाभिमान का भाव आना चाहिए, शर्म का नहीं। इस इन्वायरमेंट को तैयार करने की आवश्यकता है और यह इन्वायरमेंट इसके अपोजिट में है लंबे समय से। एक आदमी जो यहां पर लाज शर्म से काम नहीं करता, वो दूसरे राज्य के रिक्शा चलाता है। सही कहा, रिक्शा चलाता है क्योंकि वहां उसको लगता है कोई मुझे जानता नहीं, देख रहा, शर्म की बात नहीं। लेकिन अगर वो यहां चलाएगा तो उसको लगता है उसके रिलेटिव, उसके पड़ोसी क्या सोचेंगे, मुझ पर ताव की बात है। तो इस इन्वायरमेंट को हमें बदलने की जरूरत है, तभी के तभी आप यहां से रोजगार और पलायन की समस्या को पूरा दूर कर सकते हैं। अन्यथा आधा अगर उद्योग धंधा पूंजी अगर कर भी देंगे आप तो वो आधा होगा, आधा कम से कम उस कारण से नहीं हो पाएगा। जी, अभी आपके पास एक छोटा सा मौका है, बिहार की जनता आपके सामने है, यही संदेश आप अति संक्षेप में 30 सेकंड में दे दीजिए। मैं समस्त बिहार वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मैं भी ऐसे भाव से गुजरा हूं और देखा हूं कि एक जो दिखाने की भावना होती है, जो हम लोगों में बचपन से ही प्रवेश कर जाती है ऐसी भावना, इसलिए क्योंकि लोगों से अगल बगल परिवार समाज बगल में हम लोग ऐसी बातों को सुनते हैं, स्कूल में शिक्षक भी, और एक ईर्ष्यापूर्ण प्रतियोगिता का प्रारंभ होता है। इससे मन में एक खेलपूर्ण भाव की प्रतियोगिता, एक स्वस्थ प्रतियोगिता का नहीं बल्कि ईर्ष्यापूर्ण प्रतियोगिता तक जाता है, जो हमें आपसी द्वेष भी पैदा करता है, आपसी हमारे समाज के लोगों के साथ हमारे मन में। तो ऐसी चीजों को छोड़कर कोई भी काम, श्रम को सम्मान, कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, चाहे वह मजदूरी का काम हो, चाहे रिक्शा चलाने का काम हो, या सब्जी बेचने का काम हो, या क्लर्क का काम हो, या फिर लाइब्रेरियन का काम हो, कोई भी काम अगर आप चोरी नहीं कर रहे, अगर आप पॉकेटमारी नहीं कर रहे आप, तो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सम्मान के साथ आप कीजिए। और कोई आपके बारे में क्या सोचता है इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि कोई क्या सोचता है अगर आप इसकी परवाह करेंगे तो कब तक छुप छुप के काम करेंगे, अपने लोगों से दूर रहकर। आप अपने घर के लोगों के पास तो रहिए, और जो काम आप दूर रह करके करते हैं, लोगों के नजरों से बच के करते हैं, वो काम आप यहां भी शान से करते हैं। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप
अपने लिए, अपने परिवार के लिए शान से, सम्मान से, स्वाभिमान से कोई भी काम कीजिए, कोई बुरा नहीं, और परवाह मत कीजिए किसी की। जी, आपका काम थोड़ा मैं मदद कर दूं जी जो मेरा काम है नहीं। जी यहाँ मैं एंकर बैठा हूँ न्यूज़ जी पेपर, जी फिर भी आपकी बात को मैं एक लाइन में कहूंगा कि श्रम को फख्र के साथ कीजिए, श्रम और शर्म को मिलाइए मत। सही बात। चलिए, अब मैं मानता हूं कि एजुकेशन पर जोर देना होगा। जी मैं अगला हिंट दूं, स्किल शायद ज्यादा आसान हो इस बेरोजगारी को खत्म करने में। स्किल्ड आदमी खाली नहीं बैठा है, एजुकेटेड आदमी खाली बैठा हुआ है। 13 करोड़ 17 करोड़ की जो भीड़ है, जॉब केवल 2 लाख है, नहीं मिल सकता है सबको जॉब। और बिहार में एक आदत है कि अगर खेती करनी है तो तरकारी की करो, और अगर नौकरी करनी है तो सरकारी करो, ये बिहार में कहा जाता है। क्यों? उसमें आसानी है, टेबल पर दोनों टांग ऊपर रख करके आराम करो, पेंशन मिलेगी। पेंशन इतनी मिलेगी कि जितनी सैलरी नहीं मिलती उससे ज्यादा तो आपको पेंशन अब तो ज्यादातर जगह पेंशन भी खत्म होने जा रहा है सरकारी जॉब में, होना चाहिए। और ये जो लेकिन फिर 2% आपको- से कम, लेकिन फिर आपको जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप पेंशन नहीं देते हैं तो उनका बुढ़ापा आखिर कैसे कटेगा? आप सोचिए सिन्हा साहब कि 2% से कम लोगों को हम सरकारी जॉब दे पाते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात। बिहार में भी ऐसा ही है, कुछ कम थे। तो जब हम जितने लोग नौकरी देने योग्य हैं उसमें हम 2% को नौकरी दे पा रहे हैं, झगड़ा हो गया। तो आप बताइए कि 2% को हम पेंशन दें तो 98% को जो हम कुछ नहीं दे रहे हैं आजीवन, आप उनके पेंशन की बात क्यों भूल जा रहे तो हैं? ठीक है, आगे से नौकरी 98% कोई है नहीं क्या हमारा देशवासी नहीं? आपकी जब पैदाइश है, जबकि उससे थोड़ा पहले हमें जॉब मिला था, काफी लेट मिला था, अनएम्प्लॉयमेंट था हमारे फील्ड में, और पहले दिन ही कह दिया गया कि देखो बच्चे, नौकरी तुम्हारी रहेगी, सैलरी मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। पहले दिन ही कह दिया गया। तो हम उसी दिन से कंजूसी पर जो उतरे, आज तक कंजूसी बने रह गए हम। तो मैं इस पक्ष में हूं सिन्हा साहब कि उस 2% को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100% को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे जो सरकारी नौकरी में हो या ना हो। अगर 60 साल, अगर 65 साल, अगर 62 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। हम अब ज्यादा दिनों तक ये स्थिति नहीं हो सकती कि हम छोड़ दें सरकार के हिसाब से, कि हम छोड़ दें कि भाई समाज देखेगा, परिवार देखेगा। अगर नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा तो क्या मरने छोड़ दे? और बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य की समस्याएं, चलने फिरने की समस्याएं, कई समस्याएं आती है, दवा की आवश्यकता। अब तो सरकार मैं इस 2% के पेंशन ही नहीं बल्कि 100% के पेंशन, अब पेंशन की का अमाउंट क्या 2000 में क्या होगा? सवाल मेरे हैं, लेकिन आप 2000 में क्या होना है? अरे भाई पेंशन कम से कम तो आज के हिसाब से आप 8वां वेतन आयोग, तो कौन सा वेतन आयोग, आप सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं 80,000, 1,60,000, और फिर अचानक से धम से गिरे। और जो नहीं सैलरी कमा रहे हैं, जो वेतन आयोग में नहीं है, मजदूर, उनका क्या? आप कितना बढ़ाते हैं? धनंजय जी, हर पार्टी, हर नेता, एंड द लिस्ट इंक्लूड्स यू, कि ये कोशिश जरूर होनी चाहिए। मेरा सुझाव है सारी पार्टी के सारे नेताओं से कि भाई हर इंसान को, चाहे लंगर की तरह या मंदिरों में जो मिलता है प्रसाद मिलता है उसकी तरह, या कहीं भी ऐसा इंतजाम करो कि 2 जून का खाना दे दिया करो, वो जिंदा रहे अगले 5 साल तक, ताकि अगले चुनाव में तुमको वोट दे सके। बस इतना जरूर इंतजाम करो। अगर मर जाए लोग तो वोट कौन देगा आपको? और सरकार उतना ही देती है कि इंसान 5 साल जिंदा रहे और वोट जरूर दे, वरना ये 2 किलो चावल देना और ये क्या है? आप नौकरी दीजिए उसको। यंग लोगों को आप चावल क्यों दे रहे हैं? आप इतनी फैक्ट्रियां खोल दीजिए कि वो काम करे। बिहार में आपके मित्र होंगे ना, 243 कैंडिडेट है तो 243 मित्र भी होंगे, और आप सोशलिस्ट हैं लेकिन धनी मित्र भी आपके हैं। मैं जानता हूँ इस चीज को, आपकी दौर से आते हैं, राज खानदान के आसपास से आते हैं आप उनसे कहिए कि भाई उद्योग लगाओ ना, हमारे बच्चे बाहर काम करने क्यों जाए? देखिए, उद्योग लगाने की बात तो चलिए कहीं ही जा रही है, और उद्योग, बड़े उद्योग से काम नहीं चलेगा। हमें लघु उद्योग, हमें उद्यमिता
को डेवलप करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मझोले उद्योग, जितने उद्योग हो, लेकिन हाँ। उद्योग लगे, बाहर का सामान यहाँ नहीं आए, यहाँ का सामान भले ही हाँ। बिकने जाए, चाइना हमें बिकने जाए। अधिक से अधिक युवाओं को, जो स्किल्ड युवा हैं, उन्हें कैपिटल नहीं है तो कुछ कैपिटल देने की व्यवस्था सरकारी स्तर पे करनी पड़ेगी, ताकि वे कुछ स्वरोजगार कर सके और उस स्वरोजगार में कुछ और युवाओं को अटैच कर सके जॉब के तौर पर। छोटे छोटे ऐसे जो 10 लोगों के, 20 लोगों के, 25 लोगों के, 50 लोगों के समूह होंगे जो काम करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बचपन से पढ़ते आए। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ये भी हम बचपन से पढ़ते आए। उद्योग को कृषि से रिलेटेड अगर रखा जा सके, जैसा जनसुराज वाले कहते हैं, तो आपका क्या विचार है? उद्योग को, यह अच्छी बात, यह सही बात होना चाहिए। उद्योग को कृषि से जुड़ा होना ही चाहिए, और चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है इसलिए होना चाहिए। लेकिन वो आधी बात कर रहे हैं, हम उसमें और कुछ ऐड जोड़ करना चाहेंगे। उसमें ऐड ये करना चाहेंगे कि व्यवस्था के साथ साथ वातावरण दोनों आवश्यक है। व्यवस्था तो करनी चाहिए, वातावरण में आप देखिए कैप्टन साहब, परिस्थिति यह है कि एक किसान, कोई भी किसान से आप जाकर के मिलिए, हुए अपने बच्चे को किसान नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS अफसर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है एक ऐसा वातावरण हमारे समाज का है कि किसान का काम एक जैसे नीच का कोई काम हो, हे दृष्टि से देखा जाने वाला काम। मैं रोकूंगा जी। कारण कुछ और है जी। एक जमींदार जी। जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, इसको मैं हर बार कहता हूँ जी। 3 बेटे का हिसाब रखिए, 25 साल बाद जनरेशन बदल जाएगा, 3 बेटे होंगे, 50 साल बाद पोते होंगे 3, और 75 साल बाद पर पोते होंगे। जमीन उतनी ही रहती है। मकान 2 मंजिला, 4 मंजिला और बहुमंजिला बन जाता है, लेकिन खेत बहुमंजिला का अभी तरीका आविष्कार नहीं हुआ है। बढ़िया प्रयोग से कि लिफ्ट लगा करके किसान ऊपर के 12वीं मंजिल में खेती करने जाए, इसका इंतजाम नहीं हुआ है। तो खेत बटेगा, और कोई आदमी अगर लंबा जी जाता है, 75 साल 80 साल का हो जाता है, तो देखेगा कि छोटे बच्चे जो घर में है ना, उनके पास 3 एकड़ जमीन बची है 100 एकड़ वाले के पास में। तो उस हालत में ट्रैक्टर तो दूर, हार्वेस्टर तो दूर, खुरपी भी नहीं घूम पाएगी, खेत इतना छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको धान और गेहूं से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ठीक बात। ये अभी तो बहुत सारे फसल ऐसे आए हैं जिनको अगर वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाए तो वो आय भी ज्यादा देते हैं किसानों को। इंजीनियर है, खेती कर रहा है, मैं उनको बुलाने वाला हूँ। अगर आप सुन रहे हो तो आ जाइएगा। हमें आपका फोन नंबर हमारे पास नहीं है, हमें कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9810016916। मैंने आपके बारे में सुन रखा है कि आप इंजीनियर थे, आपने वार्ड वायर लगाया, कैमरा लगाया, ड्रिप इरिगेशन किया, आप स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं। आप ऐसे ऐसे फल लगा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होता था, कहीं और होता था, और अपने हजारों के इनकम को करोड़ों के में कन्वर्ट कर दिया है। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि विचारों को बदलिए। खेती अभी भी हो सकती है, हो सकती है, जा सकता है। आप ठीक बोल रहे हैं। उद्योग में ऐसा है कि अगर 3 बेटे हुए तो खेत तिहाई हो जाएगा। उद्योग ऐसा है कि 3 बेटे हुए तो फैक्ट्रियां 3 हो जाएंगी, दुकान अगर है तो 3 दुकानें हो जाएंगी। इसलिए विचारों को बदलिए। खेती में अभी भी कहीं असम्मान वाली जो बात है वो नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर जनसंख्या बढ़ती कैप्टन साहब आप 10 किसानों से बात कीजिए कि वह अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है। एक डॉक्टर से 10 डॉक्टर से बात कीजिए, उसके मन में ख्वाहिश होगी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाऊं। लेकिन 10 किसान से बात कीजिएगा, उसके मन में ये ख्वाहिश नहीं है। अगर वह गर्व महसूस कर रहा होता, अगर वह जानता कि मुझे लोग बहुत सम्मान, जैसा कि भाषणों में नेता बोलते हैं कि किसान जय जवान जय किसान, जय किसान हमारी क्या कहते हैं, हमारा सब कुछ अन्नदाता है। अगर यह वह महसूस करते तो हर किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहता। किसान जानता है कि हमको लोग जो है, समाज जो है, हे दृष्टि से देखता है, इसलिए वो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। नारेबाजी है ना। किसानी के प्रति सम्मान का भाव, सम्मान का वातावरण समाज में निर्माण करना आवश्यक है। किसान गुजरे तो हम जैसे लोगों को, अन्य लोगों को, दुकानदारों को हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करना चाहिए जैसे साधु संतों को लोग प्रणाम करते हैं गुजरते हुए।
तो किसान गुजरता हुआ अगर हो, चाहे वस्त्र उसके जैसे हो, चाहे नंगा पांव हो, हमें सम्मान प्रणाम करना चाहिए कि इसके कारण अन्न उपज रहा है। और तो यह जब माहौल पैदा होगा, यह वातावरण जब पैदा होगा, तब एक किसान चाहेगा चलो हम भले मेहनत कर रहे हैं धूप में बरसात में, लेकिन सम्मान तो है। तो वह अपने बेटे को भी चाहेगा इसी सम्मान के साथ समाज में जिए। और किसान यह वातावरण भी निर्माण करना होगा, और आवश्यक जो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स आए हैं उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। और किसानी कृषि को उद्योग से भी जोड़ना जरूरी है। हम आधी अधूरी बातें जो कही जा रही है समाज में, हम उसको एक वातावरण के साथ पूर्ण रूप से कहना चाह रहे हैं। कोई और बातें जो आप जोड़ना चाहें, क्योंकि समय सीमा हमारी अब समाप्त होने पर आई है, लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हो कहिए, मौका है। नहीं, हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बिहार में इस बार चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, लेकिन हम लोग पूरी बुलंदी से इस चुनाव को लड़ेंगे और सच्चाई के राह पर, समाजवाद के रास्तों के बताए गए रास्तों पर चलकर लड़ेंगे। हम बिहार की आम जनता से यह अपील करना चाहते हैं, और चुनाव भर ही नहीं, चुनाव के बाद भी हम लोग सक्रिय रहेंगे पूरी तरह से। और बिहार की जनता से कहना चाहते हैं कि आप हमें देखिए, समझिए, परखिए, और अगर साल 2 साल 3 साल में आप समझते हैं कि ये लोग सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लोग सही लोग हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले चुनाव में बिहार एवं देश में हम लोग समाजवाद की जो विचारधारा है इसको मजबूत करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। कोई और बात जो मैं पूछ नहीं सका लेकिन आप कहना चाह रहे थे? नहीं, चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने सवाल पूछा नहीं। एक चीज पूछूंगा, हाँ, पिछले चुनाव में 5 साल पहले आपकी पार्टी थी या नहीं थी? नहीं थी। नहीं। तो आप नए हैं इस बार? हाँ, चुनाव के दृष्टिकोण से हम नए हैं। एक और पार्टी नई है, जन स्वराज, वो भी 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करने का दावा करती है वो पार्टी। तो आप दोनों नए हैं। आप वो हमसे चुनाव के दृष्टिकोण से थोड़ा पुराने हैं, क्योंकि वो 2022 से काम कर रहे हैं। 4 सीट वो हार चुके हैं, अभी आपका हारना बाकी है। नहीं, कहना देखिए, 4 सीट वे हार चुके इसलिए हम हार जाएंगे ऐसा नहीं। वे तो इस बार 0 आएंगे, वे इस चुनाव में 0 आएंगे, तो इसका मतलब थोड़ा है कि हम 0 आएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आप, उदाहरण के हम तो दहाई संख्या में जीतेंगे, हमारे विधायक होंगे। आप फिर से कहिए, आप कहना क्या कह दिया अभी कि जन स्वराज वाले 0 सीट पर? निश्चित तौर पर 0 आएंगे। जन स्वराज आपने तो हेडलाइन बना दिया। हेडलाइन नहीं बना दिया, जन स्वराज की नीति में, करनी कथनी में, जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनकी करनी कथनी में उनकी कोई नीति नहीं है। आज बोला कुछ, कल बोला कुछ, परसों बोला कुछ। आप देख लीजिए ना 2022 से अब तक क्या बोला। उन्होंने बोला था कि 1200 परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं और अब हम इसको परिवारवाद खत्म करेंगे। मुजफ्फरपुर में एमएलसी का टिकट किनको दिया? एमएलसी के ही बेटे डॉक्टर थे, उनको दिया। एक शिक्षक मांगता रह गया, टिकट नहीं दिया, और वो शिक्षक निर्दलीय जीत गया। तो भैया तुम करोगे वही अपनी बात को अपने, अरे भैया तो मत बोलो ना 1200 परिवार, तुम भी आओ चुपचाप लड़ो। प्रशांत जी अपनी सारी जो बातें 2022 से बोलते आए हैं, उसके बाद अपनी ही बातों को काटते आए हैं। जनता क्या मूर्ख है? प्रशांत जी समाज को, बिहार को एक नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक स्वार्थी समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार त्याग की भूमि रही है। उनका जो तरीका है, वे सोचते हैं कि सारे लोग, बिहार पिछड़ा है तो हम विदेश जाकर आए हैं तो हम ठग लें। वो गलतफहमी में है। बिहार में बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं। मैं थोड़ा रोकूंगा, ये पॉडकास्ट है जी। मैं अब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जल्द ही मैं कुछ सीटें बढ़ाऊं, और वो होते यहाँ पर तो आप हमसे नहीं कह रहे हो, तो उनसे कहते, वो जवाब देते हैं, जनता भी सुनती जी। मैं तो उनकी तरफ से, आप पूछ लीजिएगा, मैं उनका रिप्रेजेंट नहीं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं आपके माध्यम से ही करना चाहता हूँ। मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। मैं आप मीडिया के लोग हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नहीं हूँ, मैं बिहार प्रेमी हूँ। बहुत अच्छा। मैं केवल एक कहना आपसे पूछना चाहता हूँ कि लगता तो नहीं है कि आपके यहाँ टिकट मांगने वालों की इतनी भीड़ होगी कि आप भी बेचेंगे, लेकिन बाकी पार्टियां सुनता हूँ टिकट बेचते हैं। सही बात है, उसमें नंबर 1 प्रशांत जी रहेंगे।
टिकट बेचने में नंबर 1 प्रशांत जी रहेंगे, क्योंकि ऐसा करते आए हैं। मोदी जी के साथ काम किया, जदयू के साथ काम किया, ममता जी के साथ काम किया, कहां कहां टिकट बेचा, टिकट बेचने का धंधा के तो उनका अनुभव रहा है उनको, तो वो तो बेचेंगे ही, क्योंकि धंधा छूटेगा नहीं, छूट नहीं रहा। और सोशलिस्ट पार्टी, ठीक बात है, हम नए हैं, हमारे यहाँ भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन भीड़ होगी भी तो हम लोग टिकट, एक आदमी नहीं बोल सकेगा कि सोशलिस्ट पार्टी ने बिहार में 5 पैसा भी एक टिकट के नाम से लिया है। यह मैं अभी भी बोल रहा हूं, चुनाव के बाद हमारे प्रत्याशियों से पूछ लीजिएगा। लेकिन प्रशांत जी आज कुछ बोलेंगे, कल निकलेगा, लोग आएंगे कि टिकट बेचा, टिकट बेचा, टिकट बेचा। ये उनका तो करनी कथनी में फर्क। उनके साथ के लोगों का कहना है कि वो उनका पास्ट है, पहले वो स्ट्रेटेजिस्ट थे, अब उन्होंने पार्टी बना ली है, अब वो आपकी तरह है, अब वो हमारी तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो व्यवसायी हैं, लाभ हानि के लिए सारा कुछ करते हैं, अभी ठगने आए हैं बिहार को। तो पहले आम आदमी के साथ जुड़े थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुड़े थे। जब आम आदमी, आपको क्या केजरीवाल बोलते रहेंगे, अब नहीं, आप अलग हैं, पास्ट होता है। नहीं, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब से 2022 से आए हैं, उन्होंने कितनी बार अपनी बातों को बदला, ये देखिए। चलिए, उन्होंने कितनी बार अपनी बात, और अभी बदलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आएगा बहुत जल्द, जिस दिन इस कैमरे के आगे आप भी होंगे और प्रशांत जी भी होंगे। प्रशांत जी हमारे सामने आने का उनकी ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। प्रशांत जी हमारे सामने आने की, बोलने की ताकत नहीं है। उनकी एक एक बातों को मैं जानता हूं कि कहां कहां झूठ बोल रहे हैं, वो देख लीजिए। आप अगर लाने का प्रयास कर सकते हैं कर लीजिए। चलिए, इसी नोट पर हम इसको, हमारा चैनल जो है ना बड़ा भद्र चैनल है, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको ये अभद्र बात कर रहे हैं, लेकिन समय भी अब वो बाकी से टकरा सकते हैं, मुझसे टकराने, क्योंकि वो जानते हैं कि सही लोग से टकराना ठीक नहीं है। और जानते हैं कि वहां पर मैंने पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में देख चुके हैं, वो अपना हश्र पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में अपना हश्र देख चुके हैं। अब बिहार में बारी। ऐसा है, हम चाहे तो थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, विषय पर बात करके। आप कर सकते हैं, मुझे कोई हर्ज जी विषय को छोड़ दिया जाए थोड़ी, मुझे कोई हर्ज नहीं। और मैं न तो उनके पक्ष में हूँ न उनके विपक्ष में, मैं निष्पक्ष हूँ। और जल्द ही हो सकता है, प्रशांत जी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और शायद वो यहाँ आएंगे और आपके सवालों का वो जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इस चैनल को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, और मज़ा आएगा जब आप भी होंगे, वो भी होंगे, एक आध और होंगे, भाजपा के लोग भी शायद होंगे, और हम कंट्रोल डिबेट, मैंने 2 एक साथ नहीं बोलेंगे। माइक का स्विच मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा, जिसको मौका मिलेगा वही बोलेगा, और टाइम से बोलेगा, और बिहार का बड़ा लाभ होगा। शायद इस तरह का प्रयोग बिहार में अनूठा होगा, अपने तरह का होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर और अपनी बात को जोरदार तरीके से डालने के लिए। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप जैसे ये जुड़े हैं, आप में से कोई भी जो बिहार का हित चाहता है, और केवल बहस करने के लिए नहीं, बिहार का भला करने के लिए, आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो यहाँ आना चाहे, मैं फ़ोन नंबर बोल चुका हूँ, हमें कांटेक्ट करें। ये चैनल 24 घंटा खुला रहता है, पॉडकास्ट 24 घंटे होने का इंतजाम है। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, कॉन्टैक्ट मी, डू कम, आइए, और अपनी बातों को उतनी ही बुलंदी से रखिए जितनी बुलंदी से अभी धनंजय जी रख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।